विद्यालय वाराणसी का पहला सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल था और 1980 में इसको मेरे फादर इन लॉ ने शुरू किया था। और जो मैं समझ पाई उनके सानिध्य में जितना भी समय मैं रही, और मैं समझ पाई कि उन्होंने इस विद्यालय को जिन आदर्शों के साथ और जिन मूल्यों के साथ स्थापित करने की सोचा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि शिक्षा सबके लिए। उनका एक ध्येय था कि शिक्षा हर एक को मिलनी चाहिए, उसमें किसी एक प्रिविलेज्ड क्लास के लिए ही एजुकेशन नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसा है तो ही आप पढ़ सकें। तो उनका सबसे बड़ा मोटिव यही था कि एजुकेशन फॉर ऑल। तो उसी मोटिव के साथ उन्होंने ये विद्यालय शुरू किया। शुरू में 45 बच्चे थे और आज जैसा कि हम बड़े गर्व के साथ बता सकते हैं कि हमारे पास 10,000 बच्चे हैं। तो ये विद्यालय का ये उत्तरोत्तर गार्जियन का विश्वास, अभिभावकों का हमारे ऊपर विश्वास, गुणवत्तापरक शिक्षा देने का हमारा प्रयास, दोनों ने मिलकर शायद ये कमाल किया है। तो 45 बच्चों से सफ़र शुरू हुआ और आज 10,000 की स्ट्रेंथ है। इसके पीछे क्या वजह मानती हैं सफलता की? कैसे ये शिक्षा रणनीति थी आपका? कैसा एजुकेशन सिस्टम था? एजुकेशन सिस्टम असल में अगर आप देखें बदलती शिक्षा व्यवस्था को, तो अभी बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है। बहुत तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, पूल भी दिखाया जा रहा है, हॉल दिखाए जा रहे हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही है। ठीक है, नो डाउट ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, पर मुझे लगता है कि अंत में हर गार्जियन को एजुकेशन चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। और हम आज भी अपने उसी ध्येय पर कायम है कि सबसे पहले शिक्षा, जिस चीज़ के लिए बच्चा हमारे विद्यालय में आया है हम उसको दें, उसके बाद सारी चीज़ें उसके साथ साथ आती जाएं। आज हम बच्चे को तरह तरह के गेम भी खिलवा रहे हैं, हर तरह का गेम की फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, लेकिन पहले पायदान पर तो आज भी शिक्षा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये थी हमारे साथ संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर वंदना सिंह मैम, जिन्होंने बातचीत की और स्कूल के बारे में बताया, उसके इतिहास के बारे में बताया और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताया कि हम कैसे देना चाहते हैं बच्चों को, बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं। उन बेहतर एजुकेशन ही इस स्कूल की फर्स्ट प्रायोरिटी है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट रोड के पास कोइराजपुर में, और हम मौजूद हैं शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद हैं हम। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर नीलम सिंह जी। डॉक्टर नीलम सिंह जी से हम बातचीत करेंगे कि क्या बेहतर यहाँ पे सुविधाएं हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल की, क्या कैसी शिक्षा पद्धति है। मैम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैम, संत अतुलानंद स्कूल काफ़ी पुराना है, शहर का काफ़ी प्रतिष्ठित स्कूलों में शुमार है। आप भी लंबे समय से यहाँ कार्यरत हैं, लगभग 20-22 साल का अनुभव है, तो कुछ हमें बताएं यहाँ पे क्या यहाँ पे बेहतर है? जी, हमारा जो स्कूल है, हम 42 ईयर ओल्ड है। 42 ईयर से ये एजुकेशन के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, और हमारा जो मोटिव है वो संस्कार से शिखर तक। हम बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार पे बहुत ध्यान देते हैं, और हमारे यहाँ इस समय करीब 4,000 के ऊपर बच्चे इस ब्रांच में हैं, जिसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, हमारी बिल्डिंग आपको दिखाई दे ही रही है, और इसके साथ साथ हमारे पास प्लेग्राउंड है, और आगे सामने आप देख सकते हैं बास्केटबॉल कोर्ट है, इंडोर गेम की फैसिलिटी है, और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ क्लब एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मोर दैन 20 क्लब्स हैं, जिसमें जो है एकेडमिक क्लब भी हैं और को करिकुलर क्लब भी हैं। मैम, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये बोर्ड लगे हुए, टॉपर्स की लिस्ट है यहाँ पे, तो क्या अच्छे नंबर पाएँ ये स्टूडेंट? तो क्या आपके यहाँ अन्य स्कूलों के अपेक्षा क्या बेहतर, कैसी टीचिंग का क्या मेथड्स अपनाती हैं आप लोग कि हर स्टूडेंट्स पे नज़र रखी जा सके, उनकी समस्याओं को सुना जा सके? बिल्कुल, हम लोग जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। हर बच्चा, देखिए, हर इंडिविजुअल बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग है, हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग है, और हर बच्चा अलग तरीके से सीख सकता है। तो हम 1:1 के रेशियो में काम करते हैं। बिल्कुल, हम ये देखते हैं कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस किस फील्ड में अच्छी है।
हम उस फील्ड में उनको गाइड करते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो किसी फील्ड में वीक हैं, एजुकेशन में किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम एक्स्ट्रा टीचर्स देते हैं। दोनों ही तरह के बच्चों के लिए, जो बहुत अच्छा कर सकते हैं उनके लिए भी, और जो थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी, जिससे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर सके। बिल्कुल मैम, जैसे कि आज एक कॉन्वेंट स्कूलों के श्रेणी में या कहीं स्कूल एजुकेशन में कई बड़े ब्रांड के स्कूल आए हैं। हालांकि आपका स्कूल तो बहुत पुराना है शहर में, जब ब्रांड नहीं आए थे, तो क्या ऐसे में कंपटीशन में क्या फील होता है आप लोगों को? आप चला रही हैं तो कैसा फील होता है, कंपटीशन लगता है कब? देखिए, हमें किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं लगता, क्योंकि हम बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं। हम किसी तरह के किसी कंपटीशन में विश्वास भी नहीं करते। हमें ऐसे लगता है कि हमारा जो अपनी सोच है, जो हमारा अपने स्कूल का कॉन्सेप्ट है, संस्कार से शिखर तक, हम इस चीज़ को लें, हम हर बच्चे तक पहुँचे, हर बच्चे पे काम करें, और एजुकेशन के साथ साथ बच्चे में वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसमें संस्कार होना चाहिए, इस बात को हम ध्यान रखते हैं। और हम किसी तरह के किसी कंपटीशन में किसी के साथ नहीं है। पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है, पूरा विश्वास है, तभी तो हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, और हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस विश्वास पे पूरी तरह से खरा उतरें। मैम, जैसे कि आपके यहाँ साइंस की पढ़ाई है, तो साइंस में क्या प्रैक्टिकल क्या आपके यहाँ फैसिलिटीज़ है? जैसे एक तो है थियरी क्लासेस में हो गई, प्रैक्टिकल का कैसे आप लोग करती हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? चलिए, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल लैब है, आप देख लीजिए। मैम, ये किस क्लासेस के लिए लैब है? इसमें किस क्लास के बच्चे सीखते हैं? इसमें ये 11th क्लास 12th क्लास के लिए बायोलॉजी लैब है। हाँ, हमारे पास बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, सारी लैबोरेटरीज़ अलग अलग हैं, और बच्चों के थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के पीरियड्स होते हैं। क्लास 9 10th में भी होते हैं और 11 12th में भी होती है। तो ये हमारी लैबोरेटरीज़ है जिसमें बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब हैं। CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे बच्चे बेहतर तरीके से उन चीज़ों को प्रयोग करके देख सकते हैं कि क्या उसमें है, बदलाव क्या है, कैसे। क्योंकि साइंस की पढ़ाई बिना प्रैक्टिकल के नहीं हो सकती, तो बिल्कुल बच्चे सारे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, और हमारी रेगुलर प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं थ्योरी के साथ साथ। मैम, जो आपके यहाँ टीचर्स हों, चाहे साइंस के हो, मैथ्स के हो, कॉमर्स के हो, तो कि उनका क्या स्टैंडर्ड होता है? एक्सपीरियंस बेस्ड टीचर आपके यहाँ हैं या फिर कैसे? देखिए, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो सभी CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अगर क्लास 11 12th पढ़ाने की बात है PGTs की, तो PGTs को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस वो उनको ट्रेंड होना चाहिए, और इन नॉर्म्स को हम हमेशा फॉलो करते हैं। हम जब टीचर्स का रिक्रूटमेंट अपने यहाँ करते हैं तो वो 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनका रिटन टेस्ट लेते हैं, आफ्टर दैट उनका डेमो होता है, और फाइनली उनका इंटरव्यू होता है। इसके बाद कोई टीचर सेलेक्ट होता है। कठिन टेस्ट के बाद ही यहाँ पढ़ा सकते हैं? कठिन टेस्ट के बाद ही यहाँ पढ़ा सकते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छा है मैम। जैसे मैम, एक तो एजुकेशन यहाँ क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ये तो रूटीन चलता ही है। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में आपके यहाँ के स्कूल के बच्चे क्या क्या सीखते हैं? जैसे स्पोर्ट्स में हुआ, तैराकी हुआ, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे? देखिए, स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ हमारे पास फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो अपना बहुत रिच फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें 8 हमारे फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं, प्लस हम 9 10 कोचेस बुलाते हैं, जिसमें इंडोर गेम के, आउटडोर गेम के कोचेस हैं। अभी आपने बाहर देखा, हमारे पास इतना बड़ा ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, इंडोर गेम में बैडमिंटन कोर्ट है, चेस, टेबल टेनिस सभी तरह की है, वॉलीबॉल है। तो सभी तरह के गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, स्केटिंग, सभी तरह के गेम के लिए कोचेस आते हैं, और ये सारी गेम की फैसिलिटी है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ रेगुलर ये गेम होते हैं। अभी आप थोड़ा लेट हैं, इसलिए मॉर्निंग में ये गेम का पीरियड ओवर हो चुका है। हम आपको फुटेज दे देंगे जिसमें बच्चे आपको इन क्लब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मिल जाएंगे, और बिल्कुल सीरियसली आप मॉर्निंग में कभी आइए, आप बिल्कुल देखिए अराउंड 8 o'clock, तो आपको सारी क्लब एक्टिविटीज़ चलती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, बच्चों को यहाँ समय समय पे स्पोर्ट्स पर्सन्स के, जो इंडिया के बड़े प्लेयर हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के, बुलाते हैं आप? बिल्कुल बुलाते हैं सर, हमेशा बुलाते हैं हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन को। सेमिनार वगैरह हर फील्ड में कराते हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, गेम से रिलेटेड हो, सभी फील्ड से रिलेटेड हो, कैरियर काउंसलिंग हो, मोटिवेशनल काउंसलिंग हो, हर तरह की। अच्छा मैम, अभी मैंने देखा अभी एक बच्चियाँ स्कूल की डांस का कोई चल रहा था, तो क्या
कल्चरल मतलब एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को यहाँ बेहतर मिलती है अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और ये अभी हमारा इंटर हाउस डांस कंपटीशन था, टुडेज़ इंटरनेशनल डांस डे, तो उसी ओकेज़न पे हमारा इंटर हाउस डांस कंपटीशन था, जिसको भी आपने देखा, इसमें गेस्ट भी आए हुए थे। तो ये डांस कंपटीशन अभी हुआ। टाइम टू टाइम हमारे जो हाउसेस हैं, जो क्लब हैं, ये एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। और हमारा जो क्लब एक्टिविटी है उसमें भी डांस की, म्यूज़िक की, फाइन आर्ट की, ये सारी क्लासेस चलती रहती हैं। उसमें को कैरिकुलर में बिल्कुल रिच है। और हम ये ध्यान देते हैं बिल्कुल कि जो बच्चे की एनर्जी है वो पूरी तरह चैनलाइज रहनी चाहिए। वो पढ़ाई के साथ साथ उसमें जो भी स्किल है वो स्किल डेवलप हो सके, उसमें जो भी इंटरेस्ट है, जो उसकी हॉबी है वो हॉबी डेवलप हो सके, जिससे बच्चा उसमें अपने आप को एक्सेल कर सके, अच्छा कर सके। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि संस्कार यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं, तो जैसे अब कभी न कभी क्राइसिस आती है तो उसमें पेरेंट्स भी दबाव में रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल कोरोना आया तो उसमें तमाम आर्थिक समस्याएं भी आई पेरेंट्स की, कई लोगों की जॉब छूटी। तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रिंसिपल हैं, चूँकि मुखिया हैं स्कूल की, बच्चे आपके भी हैं, तो क्या कैसे कोऑपरेट करती हैं पेरेंट्स को ताकि उनको दबाव भी कम रहे और सब काम भी धीरे धीरे होता रहे? देखिए, अभी कोविड पीरियड में पेरेंट्स के सामने, बच्चों के सामने, हम लोगों के सामने, सभी के सामने बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन आपको बताऊं कि पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया और हम लोगों ने भी पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट किया। जैसे पेरेंट्स के सामने कई तरह की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शहर में अपना घर छोड़ के गाँव में चले गए, बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहते थे। तो उस केस में हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया कि ऑनलाइन एजुकेशन वो जब तक चाहे तब तक ले सकते हैं। साथ में एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है फ़ीस का, कि फ़ीस नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, तो हमने उनको मंथली फ़ीस डिपॉजिट करने की सहूलियत दी। किसी तरह का कोई फ़ाइन नहीं लगा। और ऐसा भी था कि वो जब उनको सुविधा हो तब वो फ़ीस जमा कर पाएँ, टाइम ले लें। और उस केस में हमने उनको जो भी एग्ज़ामिनेशन था, जो भी उनकी एजुकेशन थी, वो कंटिन्यू रखी। इवन बोर्ड एग्ज़ाम था, उसका एडमिट कार्ड भी हमें बिना फ़ीस दिए जो है इशू करना पड़ा। तो पेरेंट्स ने को हम लोगों ने इस तरह से सपोर्ट किया। पेरेंट्स का भी सपोर्ट है। अभी फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है लेकिन हमारी मैक्सिमम फ़ीस आ चुकी है, तो पेरेंट्स ने भी हमें इस तरह सपोर्ट किया और हम लोगों ने भी किया इस कोविड पीरियड में उन्हें सपोर्ट। मैम, ये लैब किस क्लास की है? थोड़ा इस लैब के बारे में बताएं, किस सब्जेक्ट की लैब है? ये केमिस्ट्री की लैब है, आप देख सकते हैं। और हमारी बहुत बड़ी लैब है और बहुत इनरिच लैब भी है। ये क्लास 11-12 के लिए है जी। यहाँ केमिस्ट्री से जुड़े कितने तत्व रखे हैं, कितने की संख्या में, कितने यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हैं? अब बहुत ज़्यादा जो सीबीएसई कैरिकुलम के अकॉर्डिंग हैं वो सारे ही चीज़ें रखी हुई हैं। हाँ, आप देख सकते हैं हमारा स्टोर रूम भी है अटैच। तो केमिस्ट्री 11-12 से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जो भी रिएजेंट्स हैं, जो भी सॉल्ट है, रेडिकल्स हैं, वो सब हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स को जो भी चाहिए प्रैक्टिकल के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है? फैसिलिटी अवेलेबल है जी हाँ। तो इसमें किस 11-12 के बच्चे करते हैं? 9-10 के बच्चे? 9-10 की सेपरेट लैब है, 9-10 की सेपरेट लैब है, उनकी कंपोजिट लैब है। ये 11-12 की लेबोरेटरी है। मैम, केमिस्ट्री में आप भी चूँकि केमिस्ट्री की टीचर हैं, तो कैसे यहाँ पे केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कराया जाता है? क्या आधार होता है उसका, किस तरीके से, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें? देखिए, केमिस्ट्री का जो हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं वो बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग कराते हैं। हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो सबसे पहले बच्चों को लिखवाते हैं, फिर चीज़ें बच्चों को 100% एक्सप्लेन करते हैं, फिर उनको खुद से करने देते हैं और जो उनके रिजल्ट आते हैं वो हमें दिखाते हैं। नोट्स भी बनवाते हैं? हाँ बिल्कुल। प्रैक्टिकल के लिए हम सबसे पहले उन्हें लिखवाते हैं, नोट्स जो है वो देते हैं, उस नोट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ यू विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी। आफ्टर दैट दे परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड दे शो अस। मतलब एक 1 वीक में कितने प्रैक्टिकल होते हैं, कितने दिन प्रैक्टिकल करना होता है, क्या इसका क्राइटेरिया है? 1 वीक में पर स्टूडेंट को 2 डेज़ प्रैक्टिकल करने होते हैं। अगर हम फॉर केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट 2 डेज़ उनको प्रैक्टिकल करने होते हैं। 2 दिन प्रैक्टिकल कराया जाता है ताकि बच्चे बेहतर से जान सकें केमिस्ट्री के थियरी और प्रैक्टिकल को। जी हाँ। और इसके अलावा मैम, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी है जो आपके यहाँ कंप्यूटर के मामले में हो या और प्रैक्टिकल की बात की जाए? कंप्यूटर जो है हमारे यहाँ कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन सभी क्लासेस में दी जाती है। इसके अलावा हमारी एआई और रोबोटिक्स की भी क्लासेस चलती हैं, बेसिक जो कंप्यूटर है उसके अकॉर्डिंग। और क्लास 9-10 में कंप्यूटर हमारे यहाँ एज अ स्किल सब्जेक्ट है, एडिशनल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, जिसमें हम एआई और 165 आईटी दोनों ही चलाते हैं। जी हाँ।
और मैम आपके यहाँ जैसे कि बच्चों की जो एक होती है कि ऑडिटोरियम वगैरह यहाँ पे दिया जाता है ताकि वो अपना एक्टिंग में या जो भी उनको प्रेजेंटेशन में डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए क्या? ऑडिटोरियम है हमारे पास, मीटिंग रूम है, ऑडिटोरियम है हमारे पास, 2 ऑडिटोरियम है। एक हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है और एक हमारा इंद्रधनु सभागार है। इंद्रधनु सभागार जो हमारा है उसकी कैपेसिटी करीब 1,500 से 2,000 लोगों की है, और जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है उसकी कैपेसिटी करीब 500 की है सिटिंग कैपेसिटी। हम आपको भी वहाँ दिखा देते हैं। मौजूद हैं संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के ऑडिटोरियम में। मैम ये जो विशाल ऑडिटोरियम है आपका, इसमें किस किस तरह की एक्टिविटीज़ कराती हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए? देखिए, इसमें हम हर तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं। इसमें हम टाइम टू टाइम सेमिनार कराते हैं। वो सेमिनार डिफरेंट टाइप के होते हैं, एकेडमिक होते हैं या बच्चों के लिए मोटिवेशनल होते हैं, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड होते हैं। ये सेमिनार हम इसमें टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। इसमें डिबेट कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, म्यूज़िक कंपटीशन है। ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पूरे साल चलती रहती हैं, जो हमारे हाउसेस कराते हैं, जो हमारे क्लब कराते हैं। इनफैक्ट को कैरिकुलर का हमारा एक कंप्लीट कैलेंडर है, जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम ये एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें मंथ वाइज, वीक वाइज ये हमारी एक्टिविटीज़ डिवाइड है, और इनको हम टाइम टू टाइम इस ऑडिटोरियम में कराते हैं ताकि बच्चों को एक मंच मिल सके, वो अपनी अभिव्यक्ति को निखार सकें। किसी की बोलने में रुचि हो या किसी की एक्टिंग में हो, डांसिंग में हो, तो ये ऑडिटोरियम उसके लिए बेस्ट है। जी हाँ, ये ऑडिटोरियम है जिसके माध्यम से बच्चे अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। हमारे यहाँ बच्चों के लिए जो है यूथ फेस्ट भी है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और उसका सबका मोटिव एक ही है कि बच्चे के अंदर जो भी प्रतिभा है वो प्रतिभा बाहर निकल के आए, और हम उस प्रतिभा को और निखार सकें, संवार सकें, बच्चों में एक हेजिटेशन होता है, डर होता है लोगों के सामने कैसे क्या, तो एक ऑडिटोरियम के माध्यम से ख़त्म होता है, उनको एक निखार आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट हमने छोटे क्लासेस में तो ऐसी एक्टिविटी की हैं जिसमें क्लास का हर एक बच्चा स्टेज पर आए, वो भले 1 मिनट के लिए आए, 2 मिनट के लिए आए, हम उनका क्लास प्रेजेंटेशन कराते हैं जिसमें पूरी की पूरी क्लास उसमें इन्वॉल्व होती है, और हर बच्चे को कुछ ना कुछ करना होता है। जैसे कोई बच्चा अगर पोएम रेसिटेशन करना चाहता है वो करता है, कोई जो है वो पेंटिंग बनाना चाहता है तो वो पेंटिंग बनाता है, एक स्किट कराते हैं जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। तो it is compulsory for each and every child, he or she should participate in that activity। ठीक है, जिससे हर बच्चे को मंच पे आने का मौका मिले, और उसके अंदर जो हेजिटेशन होता है वो हेजिटेशन बाहर आए। जी हाँ, बिल्कुल बाहर निकलता है। तो इस ऑडिटोरियम में इस तरह की एक्टिविटीज़ लगातार पूरे साल चलती रहती हैं। मैम आप 22 ईयर्स से आप इसी संस्था से जुड़ी हुई हैं, एक बेहतर टीचर तो हैं ही आप, अभी मौजूदा समय में प्रिंसिपल हैं स्कूल की। कैसा अनुभव रहा? बच्चे कैसे ज़्यादा सीखते हैं आपके हिसाब से? बच्चों को क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए तो वो उनकी सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है? देखिए, मैं इस संस्था में 22 ईयर से हूँ। मैंने यहाँ एज अ टीचर ज्वाइन किया था, और मैंने एज अ केमिस्ट्री पीजीटी ज्वाइन किया था, और मेरे एकेडमिक कैरियर में बच्चे यहाँ से निकल के पूरी दुनिया में, मैं बिल्कुल गर्व से ये कह सकती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा हर जगह है। जिन संस्थाओं को आप सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस समझते हैं, जैसे हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज सिलिकॉन वैली में है, फेसबुक में है, नासा में है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है जहाँ से वो MBA कर रहा है, और पूरे देश की कोई IIT NIT नहीं बची जहां हमारे पढ़ाए हुए बच्चे नहीं हैं। मेरे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे नहीं हैं। मेरे खुद पढ़ाए हुए बच्चों ने केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। तो एक बहुत अच्छा कैरियर मेरा एज अ टीचर रहा है, और बच्चों ने बहुत अच्छा मेरे गाइडेंस में परफॉर्मेंस दी। बच्चे भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे बच्चे मिले जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। और इसके बाद मैंने एज अ वाइस प्रिंसिपल, एज अ एग्जामिनेशन इंचार्ज भी स्कूल में काम किया मोर देन 10 ईयर्स, और अब मैं प्रिंसिपल हूँ। तो बच्चों के साथ मैंने स्टार्टिंग से काम किया, 22 ईयर हो गए। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि हर बच्चे में कुछ सीखने की इच्छा भी होती है और क्षमता भी होती है। ज़रूरत होता है बच्चे को एक प्रॉपर काउंसलिंग की, एक बच्चे को समझाने की, बच्चे को मोटिवेट करने की। कई बार क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाते तो हैं, अपना तो वो 100% देते हैं, बट वो बच्चे को मोटिवेट नहीं करते। देखिए, वी आर जस्ट लाइक अ कोचेस। जैसे एक क्रिकेट का कोच होता है, क्रिकेट का कोच कोचिंग दे सकता है, वो ग्राउंड में जाके खेल नहीं सकता। तो हम लोग भी कोचेस की तरह हैं।
बच्चे को परफॉर्मेंस देनी है, हमें उसको सिर्फ गाइड करना है। तो गाइडेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपना 100% दें पढ़ाने में, साथ साथ बच्चे को इतना मोटिवेट रखें कि वो भी हमेशा पढ़े, क्योंकि रिज़ल्ट इफ़ेक्ट तो तभी आएगा, चेंज तो बच्चे में तभी आएगा जब बच्चा पढ़ेगा। और इसमें ना पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चा 6 to 8 आवर हमारे पास है, 6 आवर हमारे पास है, इसके बाद पूरे दिन बच्चा घर में होता है। बच्चा हमारे पास है तब तो वो बहुत मोटिवेटेड है, बट बच्चा घर में जाके क्या कर रहा है ये तो पेरेंट्स ही देखेंगे। मैम, इसके लिए पेरेंट्स से जो आपका जुड़ाव है वो आप उसके लिए क्या तरीका अपनाया आपने? देखिए, पेरेंट्स से जुड़ाव के लिए अगर हम बात करें तो पीटीएम हमारे यहाँ टाइम टू टाइम होता रहता है, बट हम लोग ये भी करते हैं कि पेरेंट्स के साथ टेलीफोनिक कांटेक्ट करें। अगर पेरेंट्स नहीं आ पा रहा है तो पेरेंट्स के साथ अभी तो बहुत आसान हो गया है, हम व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हम फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर पेरेंट्स हमारे पास, हम जब भी पीटीएम रखते हैं, हम पूरे ईयर में, पूरे एकेडमिक कैलेंडर में 4 to 5 टाइम पीटीएम ऑर्गेनाइज करते हैं। कई बार हम ये भी कोशिश करते हैं कि पीटीएम जो है वो वर्किंग डेज में ना हो, जिससे पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी हो और पेरेंट्स मैक्सिमम पीटीएम में टर्न अप हो सकें। तो पेरेंट्स से बात करना, पेरेंट्स को बच्चे की परफॉर्मेंस बताना, ये बहुत ज़रूरी है। ये दोनों के एक कंबाइंड इफेक्ट से ही हो सकता है, सिर्फ टीचर नहीं कर सकता, सिर्फ पेरेंट्स नहीं कर सकता। अगर दोनों मिल के समस्या का समाधान करें तो त्वरित समस्या का समाधान हो जाता है। और बच्चा हमारे पास है तो हम उसे देख रहे हैं, आपके पास है तो आप उसे अगर ये सोचा जाए कि केवल स्कूल टीचर ही करे तो दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा टाइम लग सकता है। नहीं, टाइम ज़रूर लगेगा। मैंने कहा ना कि बच्चे हमारे पास जितनी देर होते हैं उससे ज़्यादा देर वो घर में होते हैं, तो बच्चे घर में क्या कर रहे हैं ये देखना पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स इसको एग्री भी करते हैं और हमें पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट भी मिलता है। अच्छा मैम, जैसे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के, तो उसमें जो बोर्ड की तैयारी होती है उसके लिए आप लोग क्या खास टेस्ट वगैरह अपनाते हैं? क्या तरीका होता है आपके बच्चे जो डर निकल सके, उनकी प्रॉपर तैयारी हो सके? देखिए, बच्चे इसके पास के अंदर से डर निकालने के लिए, बोर्ड के बच्चे के अंदर से डर निकालने के लिए एक सबसे सिंपल तरीका है, हम उन्हें जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस देंगे उतना बच्चे के अंदर से डर निकल जाएगा। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जब बच्चा 10th और 12th में जाता है उसके बाद ही हम उन्हें रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस पेपर देते हैं। उनके रेगुलर टेस्ट होते हैं, जो हमारे नॉर्मल बच्चों के लिए टेस्ट हो रहे हैं उससे ज़्यादा होते हैं, पूरे ईयर होते हैं। साथ में प्री बोर्ड भी होते हैं, प्री बोर्ड भी एक से ज़्यादा होते हैं। और हम ये भी रखते हैं कि अगर हमें एक बच्चे के लिए हमने एक टारगेट रखा है कि इस बच्चे को इतने % अचीव करना चाहिए, तो जब तक बच्चा उस टारगेट तक नहीं पहुंचता तब तक हम उसे ये एडवाइस करते हैं कि वो प्री बोर्ड दे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के थ्रू जाएगा, उतना ज़्यादा वो अच्छा कर पाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं अतुलानंद स्कूल की लाइब्रेरी में। मैम, यहाँ पे कितनी किताबें हैं, उसकी संख्या कितनी और कैसी किताबें रखी गई हैं, बच्चों को कैसे यहाँ फैसिलिटी दी जाती है? देखिए, संख्या बता पाना तो बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है, और जितने भी सब्जेक्ट हमारे कैरिकुलम है उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स हैं, प्लस इसके अलावा स्टोरी बुक्स हैं और कहानी की किताबें हैं, और बाकी और भी जो जनरल नॉलेज की बुक्स हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और प्लस जो हमारे कैरिकुलम के सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट की बुक नर्सरी से लेके क्लास 12 तक सभी हैं। बोर्ड से रिलेटेड सैम्पल पेपर हैं, सब्जेक्ट इनरिचमेंट से रिलेटेड जो भी बुक्स हो सकती हैं वो सारी ही हैं हमारे। स्टूडेंट फ्री में बुक्स लेके पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उनका लाइब्रेरी पीरियड होता है उनके कैरिकुलम में, और वो लाइब्रेरी पीरियड में आते हैं और वो बुक इशू करा के बुक ले सकते हैं। मतलब जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो ले सकते हैं, दूसरी बुक भी ले सकते हैं? जी हाँ, वो दूसरी बुक भी ले सकते हैं। और आपने अभी जो बात कही कि जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, तो मैं बताऊं कि जैसे अभी एनुअल एग्ज़ाम हमारे ओवर हुए तो हम लोगों ने एक डोनेट एंड कलेक्ट करके एक स्कीम चलाई, जिसमें जिन बच्चों के पास जो बुक्स एक्स्ट्रा हैं, जो उनका कैरिकुलम ख़त्म हो चुका है, वो लाइब्रेरी को वो बुक डोनेट करें, और जिन बच्चों को बुक की रिक्वायरमेंट है वो सेम क्लास की बुक को ले जा सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा था। बच्चों में ऐसे पेरेंट्स जो बुक्स अरेंज नहीं कर सकते वो लाइब्रेरी से बुक्स लेके गए, और वो इस चीज़ से बहुत खुश भी थे कि आपने इतनी अच्छी स्कीम चलाई। और प्लस वो बच्चे जिनके पास अब उन बुक्स का कोई यूज़ नहीं है, घर में कोई छोटा भाई बहन पढ़ने के लिए नहीं है, उन्होंने लाइब्रेरी को बुक डोनेट की, तो इससे दोनों की हेल्प हुई। बच्चों से बातचीत करते हैं आपके मैम, आप भी आएँ और कुछ बैठे रहने दीजिए। और
क्या नाम है बेटा आपका? सर अनुपमा सिंह, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 12C2। लाइब्रेरी में भी आती हैं क्लास के अलावा? यस सर। आज क्या सब्जेक्ट यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ती हैं? सर कॉमर्स के ही अनदर बुक्स पढ़ते हैं हम लोग। तो लाइब्रेरी में आने की मेन वजह क्या, जो आपके पास स्कूल की बुक्स है उसके अलावा दूसरे राइटर की बुक्स? नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। यहाँ पे बुक्स अवेलेबल रहती हैं सब? सर क्या नाम है बेटा आपका? किस क्लास में पढ़ती हो? भूमि, 12C2। लाइब्रेरी में क्लास के अलावा भी आप आती हैं क्या? यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, क्या अच्छा लगता है? पहले तो यहाँ पे साइलेंस बहुत ज़्यादा रहता है जो कि स्कूल में देखना चाहिए, और यहाँ पे मोस्टली रहता है साइलेंस। यहाँ पे हमें सारी बुक्स मिल जाती हैं, सारी अवेलेबल रहती हैं, जब हमें चाहिए होता है तब हमें मिल जाती है। और यहाँ पे आने के बाद मतलब पढ़ने में ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। घंटे डेली आती हो? डेली आप आती हो? डेली तो नहीं आते हैं, बट यूजुअली आते हैं जब हमें पढ़ना होता है। ओके, आपका क्या नाम है बेटा? यशस्वी त्रिपाठी। किस क्लास में हो? मैं 12th मैथ स्ट्रीम से। लाइब्रेरी में क्या आती हो पढ़ने के लिए? स्पेशल कोई सब्जेक्ट या फिर डेली आती हो? अगर क्लासेस में कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई या अरेंजमेंट लग गया जिसमें फ्री टाइम है, तो यहाँ आके हम लोग अपना टाइम कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छी बुक्स हैं यहाँ पे, अपना कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। मतलब जो आपके पास बुक है उसके अलावा भी आप बुक्स यहाँ पे पढ़ती हो आके? एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा यहाँ से मिलती है हम लोग को, हमेशा। ओके, तो लाइब्रेरी तो मैम काफ़ी अच्छी है, बच्चे भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों को लाइब्रेरी में सारी तरह की फैसिलिटी है। लाइब्रेरी में मेनली बुक्स ही उन्हें चाहिए और एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ वो स्टडी कर सकें, तो वो इन्वायरमेंट यहाँ अवेलेबल है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। मैम और आपके स्कूल में क्या खास है, थोड़ा हमें अगर बताएं तो? चलिए हम लोग ओपेरा हाउस की तरफ चलते हैं। ये हमारे परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट का हाउस है, जहाँ पूरा परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट है, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल है, म्यूज़िक है और फाइन आर्ट है। ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो ओपेरा हाउस में है। तो चलिए हम लोग ओपेरा हाउस की तरफ चलते हैं। फूलों पे खूबसूरत पेंटिंग है, ये क्या स्कूल की तरफ से बनवाई गई? जी हाँ, ये स्कूल में हमारे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में कृष्णा श्रीवास्तव सर हैं, उन्होंने बनाई है। ये उनका खुद का वर्क है जो आप वॉल पे देख पा रहे हैं। दोनों साइड की वॉल पे ये जो पेंटिंग्स हैं ये कृष्णा सर ने ही बनाई है। बहुत शानदार पेंटिंग है। अभी आप अंदर जब एंटर करेंगे तो जो स्वामी जी और डॉक्टर राज सिंह सर का पोर्ट्रेट है वो भी कृष्णा सर ने ही बनाया है। जी मैम, यहाँ ओपेरा हाउस में मैं देख रहा हूँ कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं बच्चों को सीखने के लिए, तबला है, ढोल है। तो क्या यहाँ पे बच्चों को कैसे आप सिखाते हैं और किस किस क्लास के लिए ये अवेलेबल है? देखिए, ये जो हमारे पास म्यूज़िक दो तरह से है, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल। ये जहाँ आप खड़े हैं ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक का डिपार्टमेंट है। तो बच्चों के लिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है। क्लास 6 से बच्चे तबला या बाकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। ये हर क्लास के बच्चे के लिए है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। आप अगर एक तरफ नज़र घुमाइए तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। और जो हमारा म्यूज़िक डिपार्टमेंट है वो बहुत ही रिच म्यूज़िक डिपार्टमेंट है और ये पूरे साल बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। इनफैक्ट स्कूल में जितनी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई वो इनके बिना हो ही नहीं सकती। और ये कंपटीशन भी कराते रहते हैं। और ये म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंटल है ये क्लास 6 to 12 हर बच्चे के लिए। म्यूज़िक के अलग टीचर हैं, उसका अलग डिपार्टमेंट? हाँ, बिल्कुल, डिपार्टमेंट अलग है। म्यूज़िक में वोकल के टीचर अलग हैं और इंस्ट्रूमेंटल के टीचर अलग हैं। मैम, आपने बहुत अपना स्कूल टाइम में वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू चंदन जी, आप हमारे विद्यालय में आए, आपने हम लोगों को इतना समय दिया, कवरेज लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार कि आपने जो है इतना समय दिया, इतने सारे हम लोगों के इंटरव्यू लिए, फुटेज लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारे साथ संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर नीलम सिंह जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत की, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की। इन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी दी जाती है, उनको व्यक्तित्व का विकास करने का पूरा मौका दिया जाता है। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।